तो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं आपका फिर से अपने इस चैनल पर। और जो भी बच्चा देख रहा है क्लास को जल्दी से लाइक और शेयर कीजिए। मैं एक बार चेक कर लूँ यार, साउंड वाउंड ओके है क्या। फिर हम इसी सीरीज में क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे देख रहे हैं क्लास को जल्दी से लाइव आइए और क्लास को करते हैं हम स्टार्ट। ठीक है, एक सेकेंड रुकिए आप, साउंड चेक कर लो जरा और सेटिंग देख लो भाई जरा कैसी आ रही है। ओके, चलिए तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं क्लास को, वो क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिए सभी ग्रुप्स में, और ताकि हम क्वेश्चंस को आगे कर पाएँ, चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन चल रहे थे भाई, और उसमें कुछ क्वेश्चन रह गए थे जो आज हम कंप्लीट करेंगे। और बेसिक कॉन्सेप्ट के सारे क्वेश्चंस लगभग जो आपके पास आते हैं वो इसमें कंप्लीट हो जाएंगे, और मेरा पूरा भरोसा है आपका इसमें से एक भी सवाल नहीं छूटेगा। हर टाइप के क्वेश्चन इसमें कवर होंगे भाई। ओके, तो चलिए अब क्वेश्चंस करना ज़रा स्टार्ट करते हैं, और जल्दी से जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो कमेंट के ज़रिए आप बता दीजिएगा। तो सभी लोग आ जाइए जल्दी से, और फिर इसको करते हैं हम स्टार्ट। ठीक है, तो चलिए अब देखिए क्या करना है। ठीक है, क्वेश्चन है ये आपके पास 21वां 20 क्वेश्चन हुए थे आपके पास। ठीक है, कि किसी भी वायर में जो द फ्लो ऑफ करंट है इन एनी वायर रिजल्ट ऑफ, मतलब कि किसका परिणाम होता है, वो बेसिकली किसके कारण करंट फ्लो होती है भाई। आपके पास क्या बोलते हैं, वायर के अंदर न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, और आपके पास प्रोटॉन भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो बेसिकली आपके पास फ्लो ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन के कारण करंट फ्लो होती है, और इस पर होता है आपके पास क्या, नेगेटिव चार्ज। क्या होता है भाई, नेगेटिव चार्ज होता है। तो यानी कि मोशन ऑफ नेगेटिव चार्ज के कारण आपका करंट फ्लो होता है। तो ऑप्शन इसका डी आंसर होगा भाई। ठीक है, मैं बता दूं इलेक्ट्रॉन्स जो हमेशा मूव करते हैं वो किसकी तरफ करते हैं, वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ करते हैं। यानी कि इनका जो मूवमेंट रहता है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट रहता है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी कि करंट की उल्टी दिशा में इनका फ्लो रहता है भाई। ठीक है, और ये करंट कौन सी होती है जिसके अपोजिट रहता है, ये कन्वेंशनल करंट होती है। याद रखना कौन सी, कन्वेंशनल करंट। ठीक है, क्लियर है। तो मैंने डिटेल में बता रखा है आपने कन्वेंशनल करंट क्या होती है और इलेक्ट्रॉन करंट क्या होती है, किसकी क्या डायरेक्शन रहती है, ये सब मैंने डिटेल्स में बता रखा है क्यों होती है। तो कन्वेंशनल करंट हमारे पास पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो होती है, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, अगर मैं बात करूँ सी सी, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। सी सी का मतलब है यहाँ पे भाई कन्वेंशनल करंट, जो कि होती है आपके पास पॉजिटिव से नेगेटिव। और एक है आपके पास ई सी, यानी कि इलेक्ट्रॉन करंट, जो कि आपके पास नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चंस को घुमा के पूछ लेता है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर उसने करंट दी है तो आपको कन्वेंशनल करंट ही मान के चलना है, क्योंकि हम उसे ही मान के चलते हैं। अगर स्पेसिफाई किया उसने कि आपको करंट इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन बताइए तो नेगेटिव से पॉजिटिव, या इलेक्ट्रॉन की करंट बताइए आपके पास तो नेगेटिव से पॉजिटिव, या कन्वेंशनल करंट पूछता है तो पॉजिटिव से नेगेटिव, या नॉर्मल करंट भी दे रखा है सामने कुछ मेंशन नहीं तो भी पॉजिटिव से नेगेटिव। चलिए इसमें, if a 60 joule of energy were available of every 50 coulombs, तो what is the voltage। तो इसने वोल्टेज पूछा है भाई, इसने बोला कि हर प्रत्येक कुलाम पर 50 कुलाम पर आपके पास 60 जूल की एनर्जी अवेलेबल है, तो वोल्टेज क्या होगी। ठीक है, तो वोल्टेज इजकल टू, यानी कि बेसिकली हमारे पास क्या होता है W अपॉन के एनर्जी अपॉन के क्यू। तो 60 अपॉन के क्यू की 50 कुलाम है, तो ये क्या हो गया आपके पास 504 वोल्ट। यानी कि अगर आप इतने कुलाम पर, यानी कि इतने कुलाम चार्ज पर 4 वोल्ट की बैटरी लगाओगे तो उस पर इतनी वो एनर्जी अवेलेबल रहेगी। और एक कुलाम का मतलब मैंने आपको बता रखा है, एक कुलाम का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके पास। क्लियर है, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब आपके पास देखिए वो क्या कहता है भाई। ठीक है, और मैं बता दूं भाई आपको, चलिए साउंड वाउंड सही चल रहा है,
कोई दिक्कत आ रही है? तो गायब कहाँ हो तुम लोग? अच्छा, ये कहीं कहीं गड़बड़ दिखाता है, कहीं कुछ दिखाता है। चलिए भाई, क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो भाई, ठीक है, अपने ग्रुप्स में जो भी तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें एक हीटर है आपके पास, टेक्स ए करंट ऑफ 7 एम्पियर फ्रॉम द 230 वोल्ट। एक हीटर लगाया आपने और आपके घर में जो सप्लाई 230 वोल्ट की है, ठीक है, फॉर 12 आवर्स, 12 घंटे के लिए। तो एनर्जी कंज्यूम बताइए। तो आपको एनर्जी कंज्यूमेबल बतानी है कि कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। तो एनर्जी का सिंपल सा फॉर्मूला है आपके पास, वो होता है V इंटू टी, है ना। ये होता है, सॉरी, P इंटू टी, P इंटू टी कर गया, P इंटू टी, ठीक है। P को अगर आप, इसने क्या क्या दे रखा है, इसने करंट दे रखा है, देखो क्या दे रखा है इसने, I दे रखा है, दूसरा वोल्टेज दे रखा है, और इसना टी। तो इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। P इजकल टू क्या होता है आपके पास, V इंटू आई रहता है आपके पास। तो एनर्जी इजकल टू क्या हो गया, V इंटू आई इंटू टी। तो सिंपल है, 230 इंटू आई कितना है भाई आपके पास, 7 एम्पियर है, और ये हो गया आपके पास 12 आवर्स, ठीक है। और अगर इसको किलो में बदलना है मुझे, क्योंकि ये V इंटू आई हमने वोल्ट और ये इसमें वाट है, तो अगर मुझे किलो में बदलना है इसको के, तो 1000 से डिवाइड कर दूंगा भाई। तो इसको आपको कैलकुलेटर के जरिए, लो सर, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल दोनों आएंगे, बट टफ है एग्जाम तैयारी। DDA जेई की, फिर से SSC जेई और RRB जेई पर फोकस करिए, थोड़ा एडवाइस दीजिए। अच्छा, अक्षय का मैसेज है। हाँ देखो यार, पेपर तो टफ है, लेकिन मैं बता दूं, पेपर तो टफ है बेटा, लेकिन एक बात सोचने की है कि सबके लिए रेस एक ही है ना। ऐसा तो नहीं है कि आपके लिए टफ है, वो सभी के लिए टफ है ना। तो कुछ ऐसे बच्चों का एडवांटेज रहेगा कि जिसको अपनी इंजीनियरिंग की तो अच्छी नॉलेज है ही। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, अब देखो क्या है, अगर मेरा मानना है कि अगर आप 12th का साइंस अच्छे से पढ़े हो, ठीक है, 12th का साइंस अगर आप अच्छे से पढ़े हो, तो आप इलेक्ट्रिकल में भी अच्छे होंगे और मैकेनिकल में भी अच्छे होंगे। क्योंकि अगर आप 11th का जो फिजिक्स था, उसमें देखा जाए तो मैकेनिकल के जितने भी कॉन्सेप्ट है आपके पास, वो आप 11th के फिजिक्स में पढ़ते हो। और जो 12th का फिजिक्स होता था, उसमें आप पूरा इलेक्ट्रिकल के कॉन्सेप्ट पढ़ते हो। चाहे आप देख लो, आप इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ते हो, करंट पढ़ते हो, और बैटरी भी पढ़ते हो, सीरीज पैरेलल पढ़ते हो, और ट्रांजिस्टर पढ़ते हो, गेट्स पढ़ते हो, एसी फंडामेंटल्स पढ़ते हो। तो मैक्सिमम चीज़ें तो आप वहीं पे कवर कर लेते हो। तो यहाँ पे वो बच्चा बाजी मार ले जाएगा जिसने पहले पढ़ रखा है। मैं ये नहीं कह रहा कि अब नहीं मार सकते, अगर आप मेहनत करने के आदी हो और आप थोड़ा हट के चलना चाहते हो। हट के चलने का मतलब, काफ़ी बच्चे सोचेंगे यार वो तो सबके लिए एक जैसा ही होगा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, यार मैं मैकेनिकल थोड़ा सा और पढ़ लूँ। सभी बच्चे ऐसा नहीं सोचे, ठीक है। तो मैन टू मैन वेरी करता है कि आप किस तरीके की सोच रख रहे हो, ठीक है। और मैं बता दूं भाई, ऐसा कुछ नहीं है कि एसएससी में नहीं आएगा, एनएचपीसी जेई में नहीं आएगा, डेफिनेटली आएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब वहां पे कौन सा, ये जो आपका डीडीए का सिलेबस है, पूरा एसएससी का सिलेबस कॉपी कर रखा है। तो अगर आप इसको पढ़ रहे हो तो ऑटोमेटिक एसएससी की तैयारी हो रही है। वो तो एक ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। चाहे एनएचपीसी हो, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम है, उसमें मोस्टली 90% तो आपका एसएससी का सिलेबस ही आता है। तो अगर आप उस सिलेबस को ढंग से तैयार कर लो, तो काफी एग्जाम की तैयारी हो ही जाती है। फिर एक दो चैप्टर अलग अलग होते हैं, ओके। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगर आपके लिए टफ है तो वो सभी के लिए टफ है, ठीक है। हाँ, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करो, शायद आपको एडवांटेज मिले उस चीज का। चलिए, अच्छा, तो भाई इसको कैलकुलेट करेंगे। आई थिंक इसका कैलकुलेट करके ये हो जाएगा 1284 और 8 दूनी 16। तो ये 19 पॉइंट इतने किलोवाट आएगा, एक बार कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। किलोवाट आवर्स, जो 1000 से अगर मैंने इसको डिवाइड कर दिया, तो दैट मीन से किलो उसमें आएगा आपके पास ना, किलोवाट आवर्स में, ओके। ठीक है, मेरे तो क्वेश्चन रट भी गए, अब इनके आंसर क्या होंगे, ठीक है, ओके। तो लेकिन इस प्रकार से आपको एनर्जी निकालनी है। एनर्जी पे यूनिट वाला कॉन्सेप्ट आता है, वो मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था आपको। चलिए, अच्छा, ये भी बहुत ज्यादा बार आया हुआ क्वेश्चन देखा है हमने भाई, काफी बार क्वेश्चन ये आया है आपके पास, ठीक है। अब देखिए क्या क्या कहता है आपके पास, ये कहता है कि 1 किलोवाट आवर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज सेम एज। चलिए, पहले तो हम इसकी बात करते हैं कि किसके बराबर है, ठीक है भाई। तो 1 किलोवाट, 1 किलोवाट, ठीक है, आवर, 1 किलोवाट
को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 वाट, 1 किलोवाट को मतलब मैं 1000 लिख सकता हूं इंटू आवर को। ठीक है, अब देखो आवर को मैं क्या लिख सकता हूं भाई, अगर इसमें सेकंड में करूं, ये आवर है, ये 60, 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 घंटे में 60 मिनट, और 60 मिनट में 60 सेकंड। ठीक है, ये किस में हो गया भाई आपके पास, ये किस में हो गया, ये हो गया आपके पास वाट में, और ये हो गया किस में आपके पास, सेकंड में। ध्यान रखना, दोनों में गड़बड़ मत करना। ये हो गया किस में, वाट में, 1 किलोवाट को आपने, और ये आवर हो गया आपके पास सेकंड में। ओके, तो अगर ये हो गया तो दैट मीन्स ये सिंपल सी बात, 6 छंग 36 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 5। अब इसकी यूनिट क्या होगी, वाट सेकंड। ठीक है, 36 इंटू 10 की पावर 5 वाट सेकंड। ऐसी तो यहाँ पे कोई नहीं है, सिर्फ वाट है, तो इसमें कंफ्यूज और गलती बिल्कुल मत कर देना। क्यों, क्योंकि वाट सेकंड को हम क्या लिखते हैं, एनर्जी इक्वल टू, सिंपल सी बात है, हमने पढ़ा ना, एनर्जी इक्वल टू क्या पढ़ते हो आप, पी इंटू टी, वाट इंटू सेकंड। लेकिन इसको एक चीज और बोलते हैं, जूल। ठीक है, तो इसको या हम क्या बोल देते हैं, जूल्स। ओके, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। अच्छा, इसकी यूनिट में और देखो, इसकी क्या क्या यूनिट हो सकती है, अगर आप इसकी यूनिट वाट सेकंड भी है, क्या है, देखो यूनिट देखते चलना आप, वाट सेकंड भी है। अगर आप पावर को वाट में ले रहे हो और इसको सेकंड में ले रहे हो तो वाट सेकंड है। ठीक है, इसको मैं वाट आवर भी बोल सकता हूं, वाट आवर भी बोल सकता हूं। ठीक है, अगर आप पावर को वाट में और टाइम को आवर में ले रहे हो तो वाट आवर भी हो सकते हैं। अगर आप इसको किलोवाट में ले रहे हो और इसको आवर में, तो किलोवाट आवर भी हो सकता है। इसको किलोवाट में ले रहे हो, उसको सेकंड में, किलोवाट सेकंड भी हो सकता है। ये चीज आपके ऊपर डिपेंड करती है कि कैलकुलेशंस के दौरान आपने किन चीजों को किस में रखा है। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है, जैसे मान लो भाई मेरे पास 1 मीटर है लंबाई की यूनिट, तो मैं इसे किलोमीटर में बदल सकता हूँ, सेंटीमीटर में बदल सकता हूँ, मिलीमीटर में बदल सकता हूँ, डिपेंड करता है आपके ऊपर। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये 1000 जो सवाल हैं ये इतने बेहतरीन तरीके से कराऊंगा मैं कि और भी चीज़ें आपके साथ कवर हो जाएंगी। तो यहाँ पे यूनिट का सवाल था, तो जितने भी यूनिट बनते हैं आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी के, तो वो वहीं पे करा दिए भाई। अगले इस पे आ जाते हैं। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चंस भाई मैं बता दूं हमारी ई बुक में अवेलेबल हैं। जितने भी क्वेश्चंस हैं मेरी बनाई हुई बुक में के अंदर हैं। धीरे धीरे लेवल आगे आगे देखोगे न्यूमेरिकल्स वाले पार्ट में, तो न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे आपको जो आते हैं आपके पास। 3 इक्वल रेजिस्टेंस है व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, तो उनका 90 ओम होता है। और 3 इक्वल रेजिस्टेंस व्हेन कंबाइंड इन पैरेलल, तो क्या होगा। इसने बोला कि भाई अगर 3 रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्टेड है ना, ठीक है, वैसे मैं शॉर्टकट ही बता दूंगा, तो इनका 90 ओम होता है। ठीक है, और इन्होंने एक चीज और बोली, इक्वल रेजिस्टेंस है, यानी कि तीनों की संख्या बराबर है। तो मुझे पता चल गया 30-30 ओम के हैं। अगर आपके पास फॉर्मूला याद ना हो ना, 30-30 ओम के हैं, तो सिंपल सी बात है 90 ओम होना है। उसने बोला इन्हों में पैरेलल में कनेक्ट कर दूं, कर दो भाई जरा, 30 30 30। तो सिंपल सी बात है, जब सीरीज में हो तो n इंटू आर रहता है सेम क्वांटिटी के दौरान, है ना। तो ये सिंपल सी बात है, 3 गुना 30 कितना हो जाता है, 90। लेकिन जब पैरेलल में हो, आर पी हो, तो आर बाय एन हो जाता है, यानी कि 30/3, यानी कि 10। ठीक है, तो जितने हो उसके उतने स्क्वायर टाइम से वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो कितना हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा। अगर आप रिलेशन भी निकालना चाहो, आर एस इजकल टू क्या होता है भाई आपके पास, एन इंटू आर। ठीक है, और आर पी इजकल टू क्या होता है आपके पास, आर बाय एन। तो अगर रिलेशन निकालो आर पी बाय आर एस में, तो आर बाय एन और अपॉन के एन इंटू आर। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहां से क्या निकल जाएगा आपके पास, ये एन स्क्वायर हो जाएगा आपके पास, और आपके पास ये आर से तो आर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आर पी इजकल टू 1/n स्क्वायर। ठीक है, अपॉन के आर एस, यहां से भी निकाल सकते हो। तो सेम आर एस में था एन स्क्वायर का मतलब है, सिंपल सी बात है, जितने आपके रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं उसका है। 3 है तो 3 का स्क्वायर करोगे, 4 है तो 4 का स्क्वायर करोगे, 5 है तो 5 का स्क्वायर करोगे। ये बेसिक फंडा, ये आपको अगर ये तब आ जाता है जब आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए।
जब प्रैक्टिस हो जाए तो ये चीजें ऑटोमेटिक याद हो जाती है आपके पास, इससे भी निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब आपके पास। ओ चलिए, क्वेश्चन रिपीट हो गया है बट खैर कोई बात नहीं, इसको इसलिए हम छेड़ते ही नहीं, आपको दिखेगा नहीं वहां पे, स्लाइड बड़ी नहीं हुई ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखिए क्या कहता है भाई आपके पास। इस सवाल का जवाब दीजिए जरा आप, क्या कह रहा है। ठीक है, इसने बोला है कि ए रजिस्टर इज कनेक्टेड टू ए वोल्टेज सोर्स, एक रजिस्टर है वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड है, व्हाट विल हैपन द पावर डिसिपेटेड इन द रजिस्टर इफ द वोल्टेज डबल। तो इसने बोला कि भाई अगर मैं वोल्टेज को डबल करूंगा तो पावर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पावर इजकल टू आपने पढ़ रखा वोल्टेज की टर्म्स में वी स्क्वायर बाय आर। तो इसने बोला कि भाई ये जो मेरे पास वोल्टेज है, मान लो पहले 10 वोल्ट दे रखी थी, अब आपने 20 वोल्ट दे दी। रेजिस्टेंस तो उसका फिक्स रहता है, कोई रजिस्टर है उससे वोल्टेज के कम ज्यादा होने से चेंज तो नहीं होता है वो। ठीक है, तो वोल्टेज अगर डबल है मेरे पास तो इसे 2 करूंगा तो सिंपल सी बात 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 हो जाएगा यार। तो 4 टाइम्स क्या हो जाएगी, पावर भी डिसिपेट 4 गुना बढ़ जाएगी। तो स्क्वायर टाइम है तो 1/4 नहीं हो जाती, चौगुनी हो जाती है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपके पास सी। क्लियर है भाई बच्चों, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत पूछ लेना भाई कमेंट करके। ठीक है, क्वेश्चन यार पता नहीं रिपीट हो रहे। चलिए अच्छा, अब देखो ये अच्छा सवाल है। ये अच्छा सवाल इसलिए है क्योंकि आपके उसमें आता रहता है, आपकी जर्नल लाइफ से जुड़ा है ना। कुछ बच्चे यहाँ मैकेनिकल के भी होंगे, उन्हें भी तो आना चाहिए ना बिल विल निकालना। चलो, इसने बोला कि हाउ मच एनर्जी डज द क्या बोलते हैं 100 वॉट बल्ब कंज्यूम इन अ डे। इसने बोला 100 वाट का बल्ब, आजकल तो आप 100 वाट का कम जला रहे हो, लेकिन पहले 100 वाट के बल्ब बहुत जलते थे, है ना मैक्सिमम भाई। जब तक एलईडी नहीं आई थी, सीएफएल नहीं आई थी, तब तक वही बल्ब जलता था, गाँव में शहरों में मैक्सिमम वही जलाते थे। ठीक है, लेकिन बिजली का बिल अब पहले से भी ज़्यादा आता है। चलिए खैर, ये सरकारों की देन है। हाउ मच एनर्जी, अब देखो एनर्जी का फॉर्मूला है, सिंपल सी बात है भाई, P इंटू टी। बल्ब कितना, 100 वाट का। ठीक है, और कितने घंटे चल रहा है वो, 12 घंटे। तो सिंपल सी बात है, 12 घंटे चल रहा है तो सिंपल सी बात है, ये कितना हो गया 1200 वाट। ये पावर को वाट में लिया आपने और इसको टाइम को आवर में लिया। ठीक है, तो 1200 वाट आवर इसमें दे रखा है इन्होंने। तो ऊर्जा की खपत कितनी होगी, 1200 वाट आवर। अगर वो किलोवाट आवर में पूछता तो आप 1000 से डिवाइड कर देते। ठीक है, यूनिट में पूछता तो 1.2 यूनिट आ जानी थी आपके पास। क्लियर है, ठीक है भाई बच्चों, तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन। चलिए अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये ऐसे ऐसे सवाल बहुत आते हैं क्योंकि यही इन्हीं से बस एक घुमा फिरा के पूछते हैं, ऐसे ऐसे सवाल ना ट्रिकी होते हैं। चलिए, कौन बच्चा जवाब देगा इन सवालों का, जो भी बच्चा देख रहा है बताइए भाई, कौन देगा जवाब इनका, जरा कोई बच्चा है देने वाला तो। 3 बल्ब है, 50 वाट, 70 वाट और 80 वाट के। तीनों बल्ब में किस बल्ब में सबसे अधिक मोटाई वाला फिलामेंट होगा यदि सभी बल्ब में समान लंबाई का टंगस्टन रेशो है। ठीक है, रेशा है, सॉरी रेशो नहीं, रेशा है। ठीक है, फिलामेंट। अब देखो इसने बोला है कि 3 बल्ब है इतने सेम वाट के। ठीक है, शक्ति एक 50 वाट का, एक इतने वाट का, तो तीनों बल्ब, इन्होंने बोल दिया कि सबसे अधिक मोटाई पूछा है फिलामेंट होगा यदि सभी बल्ब की लंबाई तो सेम है भाई। तो इसने सिंपल सी बात है, मोटाई का वो केस पूछा है इसने, हमें पता है। तो भाई हमने पढ़ रखा R इजकल टू वी स्क्वायर अपॉन के P। ठीक है, जिसकी पावर कम उसका रेजिस्टेंस अधिक, जिसकी पावर कम उसका रेजिस्टेंस अधिक। अभी यहां से रिलेट करना। ठीक है, और इसने तो मोटाई पूछी भाई, आपको पता कि R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है क्रॉस सेक्शन एरिया के। ठीक है, L अपॉन A है, L नहीं लिया मैंने। L क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसने बोल दिया यहाँ पे, कहाँ पे भाई, समान लंबाई है, यानी कि तीनों की लंबाई सेम है, तो उसका कोई लेना देना है नहीं, वो कांस्टेंट हो गया आपके पास। R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, और तो A भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्या पूछा इसने, सबसे अधिक मोटाई वाला फिलामेंट। अधिक मोटाई किसकी होगी, यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया कब ज्यादा होगा, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस,
एक सेकेंड मैं उल्टा कहाँ ले गया। क्या बताने वाला था मैं, अधिक मोटाई वाला ना। अधिक मोटा का मतलब जिसका रेजिस्टेंस ठीक है कम होगा, मैं सही बोल रहा था। ठीक है, तो रेजिस्टेंस कम किसका होगा भाई, रेजिस्टेंस कम किसका होगा, जिसकी पावर अधिक हो, जिसकी पावर अधिक होगी उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो यहां से हम लेके चलते हैं, मैं ऊपर नीचे कर देंगे ताकि आप रिलेट कर पाओ। जिसकी पावर अधिक उसका रेजिस्टेंस कम, जिसकी पावर अधिक उसका रेजिस्टेंस कम, और जिसका रेजिस्टेंस कम उसका क्रॉस सेक्शन एरिया अधिक। पावर सबसे अधिक किसकी है, 80 वॉट वाले की, तो रेजिस्टेंस भी किसका होगा कम, इसी का होगा। हमने देखा भी है क्रॉस सेक्शन एरिया में, हमने पढ़ रखी है इस चीजें साफ साफ कि भाई जितना मोटा तार उसका रेजिस्टेंस कम, तो बस जिसका रेजिस्टेंस कम उसका क्रॉस सेक्शन एरिया अधिक, तो ऑप्शन 80 वॉट। बस ट्रिक और दिमाग लगाना है इसमें, ठीक है भाई, ट्रिकी और वो लगाना है आपको थोड़ा सा दिमाग। चलिए अच्छा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अब आपके पास, ठीक है। 20 से 25% न्यूमेरिकल आते हैं, बाकी आपके सारे थ्योरी क्वेश्चन आते हैं, थ्योरी भी कॉन्सेप्ट वाले आते हैं भाई, ठीक है। लेकिन कमेंट कोई नहीं करके जा रहा है, कमेंट नहीं कर रहा और वो नहीं दे रहा है। चलिए अच्छा, इसमें है कि फॉर द वोल्टेज सोर्स के लिए ना, इसने क्या बोला है, चलिए इस सवाल का जवाब दीजिए। वोल्टेज सोर्स के लिए टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू द सोर्स ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज कैन नॉट एक्सीड द सोर्स ईएमएफ, ठीक है। टर्मिनल वोल्टेज ऑलवेज लोअर देन, ठीक है, सोर्स ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज हायर देन द सोर्स ईएमएफ। तो देखो भाई यहां पर क्या है, एक आपके पास इतना पता है, ये होता है आपके पास ईएमएफ, ठीक है, ये होता है बैटरी में किसी भी सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस, इसमें कोई ड्रॉप होता है तो होती है आपके पास वोल्टेज। हमें पता है कि सिंपल सी बात है E इजकल टू, सिंपल सी बात है अगर इससे करंट आई जाती है तो I इंटू आर इंटरनल प्लस के V ये रहता है। तो सिंपली जो वोल्टेज ज्यादा है टर्मिनल वोल्टेज क्या होगी आपके हमारे पास हमेशा कम रहेगी, क्लियर है। तो टर्मिनल वोल्टेज क्या बोलते हैं, ऑलवेज फॉर अ वोल्टेज सोर्स के लिए ना, ठीक है। अब देखो दो चीज है यहाँ पे, दो क्वेश्चन एक जैसे लग रहे हैं कि टर्मिनल वोल्टेज कैन नॉट बी एक्सीड सोर्स ईएमएफ, तो वो बढ़ तो सकती है लेकिन किसी एक्सटर्नल सोर्स के कारण, किसी और उसके बढ़ सकती है, लेकिन हम सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ज्यादा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ई, क्योंकि जो हमारी पास ईएमएफ है उसमें कुछ ड्रॉप होगा, देन वोल्टेज पे टर्मिनल वोल्टेज हमारी हमेशा कम ही मिलती है। तो एक वोल्टेज सोर्स के लिए टर्मिनल वोल्टेज ऑलवेज लोअर देन द सोर्स ईएमएफ, ठीक है। कुछ केस भी इसमें देख लेते हैं हम, कुछ केस जो आ जाते हैं आपके पास। अगर मेरे पास आई क्या है, व्हेन आई इजकल टू जीरो, आई इजकल टू जीरो का मतलब है कोई लोड नहीं है, नो लोड। नो लोड का मतलब ये ओपन है जब करंट ही जीरो है, तो अगर करंट जीरो है तो देन ई इजकल टू वी के बराबर होता है, ठीक है। और लोडेड कंडीशन में ड्रॉप हो जाएगा, लोड कंडीशन में क्या होगा भाई, लोड कंडीशन में तो इसमें ड्रॉप हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है E ऑलवेज ग्रेटर देन V, ठीक है भाई, आई बात समझ में। तो दोनों ही केस मैंने बता दिए हैं कि किस कंडीशन में ये बराबर होता है, किस कंडीशन में, लोडेड कंडीशन में रिड्यूस रहता है। चलिए अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग यार लाइव नहीं आते हो, पता नहीं क्यों है, तैयारी के लिए तो मैसेज कर देते हो कि सर क्लास ले लो क्लास ले लो, हैं, जबकि 2 दिन पहले शेड्यूल लग जाता है, 2-3 दिन पहले, तब भी इतना समय नहीं निकाल पाते हो। चलिए अच्छा, इसे बच्चा किसी बंद परिपथ में करंट हमेशा किस दिशा में प्रवाहित होता है, किसी बंद परिपथ में करंट हमेशा, मैंने बता रखा पॉजिटिव से नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे इसने मेंशन नहीं किया कि कन्वेंशनल करंट है कौन सी, लेकिन हम कन्वेंशनल करंट ही मान के चलते हैं जो कि होता है आपके पॉजिटिव से नेगेटिव। और मैंने बताया था अभी इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव होता है,
चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल जाते हैं अब आपके पास, वो देखिए क्या कहते हैं। ठीक है भाई, ये सवाल है बड़ा अच्छा। किसी व्हेन डज ओम्स लॉ नॉट अप्लाई इन अ सर्किट। ठीक है, किसी परिपथ में ओम्स लॉ कब अप्लाई नहीं होता है, तो किसमें नहीं होता भाई आपके पास, वो नॉन लीनियर सर्किट में अप्लाई नहीं होता है। नॉन लीनियर का मतलब जैसे कि आपके पास डायोड और ट्रांजिस्टर, ठीक है, एटसेट्रा, ऐसे उसमें ना ये अप्लाई नहीं करते हैं। अब आप उसकी जो करंट निकालते हो मान लो डायोड वगैरह में, क्योंकि वो क्या है, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक डायोड और इनकी कैरेक्टरिस्टिक लीनियर नहीं आती ना, इस प्रकार से आती है ना। वो वर्किंग में बता रखा है क्यों नहीं लीनियर आती, जबकि रेजिस्टेंस की जो कैरेक्टरिस्टिक आती है वो बिल्कुल लीनियरली आती है आपके पास। तो जहां पर भी रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस है वहां पे तो अप्लाई हो जाता है, बट इनमें डायोड और नॉन लीनियर उसमें यूज नहीं होता है। ठीक है, चलिए अच्छा, अब देखो भाई ये भी सवाल अच्छा है। ठीक है, बेसिक बेसिक से हैं। चलिए, इसने बोला है कि एक 250 वाट और आपके पास क्या है, 100 वोल्ट का बल्ब है, 250 वोल्ट की सप्लाई पर चलाना है। ठीक है, आवश्यक प्रतिरोध बताओ। इसने बोला कि भाई ये आपके पास बल्ब है कोई ना, बोल दिया इसने भाई साहब ये बल्ब है आपके पास ना। ठीक है, अब ये 250 वोल्ट पे चलाना, इसने बोला कि ये 200 वाट का है और 100 वोल्ट का है। ठीक है, और आपके पास ये 250 वोल्ट पे चलाना है। अब सिंपल सी बात है, अगर इसको बल्ब को डायरेक्टली जोड़ोगे, इसकी सप्लाई वोल्टेज 200 वाट है, इसकी 250 वोल्ट है, तो खराब हो जाएगा, फट जाएगा। तो यानी कि हमें इसके साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा ताकि इसमें वोल्टेज ड्रॉप हो और फिर 200 वोल्ट इसके अक्रॉस अवेलेबल हो। मैं उल्टा लिख गया, अच्छा 200 वाट है, अच्छा अच्छा 200 वाट 100 वोल्ट, चलिए अच्छा 200 वाट 100 वोल्ट, ठीक है, करिए कोई बात नहीं। 250 वोल्ट पे चलाना है, तो मैं चाहूंगा इतना तो मेरे को तय है कि इस पे अगर 100 वोल्ट चाहिए तो मुझे पता है इसके अक्रॉस मुझे 150 वोल्ट का ड्रॉप कराना पड़ेगा, और 100 वाट का इसके अक्रॉस, तभी तो वो पता चलेगा। क्लियर है? कमेंट करके जवाब नहीं देते आप। ठीक है भाई, तो अब सिंपल सी बात है, मुझे साफ पता चल जाएगा इसमें, और यहाँ पे कितना 100, मतलब तरीके आपके अलग अलग हो सकते हैं, मैं तो बता रहा हूँ इसमें। ठीक है, तो इसमें जाने वाली करंट क्या भाई, आई। ठीक है, तो ये आर एस है और ये आपके पास 100 वॉट है, तो सिंपल सी बात है मेरे को पता चल जाएगा इसमें। कौन से तरीके से निकाल लो इसको, ठीक है, चलो देखो, अब क्या है, मैं इसका रेजिस्टेंस निकाल लेता हूँ भाई, उससे ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी। रेजिस्टेंस क्यों, आर इजकल टू क्या होता है बल्ब का, वी स्क्वायर अपॉन के पी। तो आर इजकल टू हो गया वी स्क्वायर का मतलब 100 × 100 अपॉन के 200, इससे ये कट गया और ये 50, कितना हो गया 50 ओम। तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया 50 ओम। ठीक है, 50 ओम है और मुझे पता 100 वोल्ट की करंट है, तो साफ पता चल गया मेरे को करंट। वैसे और भी तरीके हैं लेकिन मैं मोटा मोटा आइडिया बता रहा हूं। इसमें मुझे पता चल गया 2 एम्पेयर की करंट, मैं यहीं से बता दे रहा हूं। अगर इसका रेजिस्टेंस कितना 50 ओम है, 50 ओम है, 100 वोल्ट इसके अक्रॉस रखना, तो इसमें 2 एम्पेयर करंट जानी चाहिए, 2 इसमें जा रही तो 2 इसमें भी आएगी, और 2 इसमें आएगी तो इसके अक्रॉस मुझे 150 वोल्ट का ड्रॉप चाहिए। इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 150 वी अपॉन के आई, तो सेम जा रही 2, तो 75 ओम। और केवीएल की सील लगाने की जरूरत ही नहीं, तो यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपके पास सी। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड है आप इसको कैसे करना चाह रहे हो। ठीक है, बाकी इसमें इक्वेशन बना सकते थे आप, आई मुझे पता चल गई इसमें 2 एम्पियर हो गया, और भाई ऐसे ले जाना चाहते थे आप तो आई इजकल टू सिंपल सी बात है 2, ये हो जाना था आपको आर एस प्लस के 50, और यहाँ से आई की वैल्यू 2 पुट करते, देन 250 डिवाइड बाय
RS प्लस के 50, इसकी इसमें इंटू करते तो निकालते आप, ये 2RS हो जाता, 100 होना था, 150 फिर 75 होना था। तो तरीका वही, आप कैसे भी कर सकते हो भाई, ठीक है, चॉइस आपकी है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें ऑलरेडी क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं आपको ना, थोड़े थोड़े, बस लॉजिक डायरेक्ट भी नहीं है और थोड़े थोड़े से घुमा के पूछ रखे हैं बस, ठीक है। अब उस पर वो बल्ब नहीं फटेगा, क्लियर है। चलिए अगले, यदि एक समांतर परिपथ में कुल प्रतिरोध 12 ओम है और एक शाखा का प्रतिरोध 18 ओम है, तो दूसरी शाखा का प्रतिरोध क्या होगा। देखो इसने क्या बोला भाई, मेरे पास दो ब्रांचेज हैं रेजिस्टेंस की, ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ पैरेलल कंसिस्टिंग टू ब्रांच, ठीक है, ठीक है, और उनका जो रेजिस्टेंस है ये 12 ओम है, यानी कि इनका जो रेजिस्टेंस निकाल लो आप 12 ओम है ना आपने, ठीक है। और इसने बोला कि एक ब्रांच खुली रह जाती है आपके पास, क्या रहती है, खुली रह जाती है। तो क्या बोलते हैं न, वो दूसरे का रेजिस्टेंस होता, तो मान लो भाई इसका तो हमें पता नहीं 12 है, तो मुझे पता है कि RT इजकल टू होता है R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2। पैरेलल में है, एक मान लो ओपन कर दी भाई मैंने, ठीक है, मैंने एक ओपन कर दी, तो ओपन करके इसका रेजिस्टेंस मुझे पता, खाली रह गई तो यानी कि इसका तो पता चल गया ना मेरे को 18 ओम। मान लो ये R1 था और ये मेरे पास R2 था, तो बस बेसिकली आपको R1 निकालना, R2 का आपको पता ही टोटल कितना हो गया 12, और R1 आपको निकालना है, ठीक है, इंटू R2 की वैल्यू 18 है, और ये हो गया आपके पास भाई कितना R1 प्लस R2, यानी कि R1 आपको निकालना है प्लस के 18। तो कर दो इसमें अब इधर से, ये हो गया 12 R1 प्लस के 12 इंटू 18 इजकल टू कितना, इसकी इसमें भी तो 18 R1, इसको इधर ले आए आप, ठीक है, इसको इधर ले गए तो ये 6 R1 हो गया 12 इंटू 18, ठीक है। ऑप्शन से भी हो सकता था, ये करना चाहो तो आप 6 या 18 और 12 या 36, ठीक है। दूसरा तरीका इसके पास एक अच्छा तरीका ये भी था कि आप ऑप्शन करके देखते हैं कि 18 का 9 आना था, ये होना नहीं था, 18 को 36 के साथ करके देखते हैं, 18 इंटू 36 डिवाइड बाय 36 प्लस 18, अगर 12 आ जाता तो देन वो भी ऑप्शन बेटर था। तो ये चॉइस आपके ऊपर निर्भर करती है कि आपका दिमाग वहाँ पे किस तरीके से क्लिक कर रहा है। यहाँ तो मैं फंडामेंटल तरीके से जाऊँगा कि जो रूल रेगुलेशन कहते हैं आपके पास, क्लियर है, वरना ये ऑप्शन से हो सकता था। काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके पास ऑप्शन से हो जाते हैं। और भाई बता दूं, इंजीनियरिंग में तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो या दूसरी इंजीनियरिंग, कुछ सवाल तो गिने चुने हैं, घुमा फिरा के आप 4 से 5 हजार सवाल पढ़ लो, ठीक है, उनके जैसे ही 90% सवाल आएंगे, उनके जैसे ही टिकटो, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाएगी, थोड़ा सा सर्किट बदल जाएगा, बाकी तो सेम क्वेश्चन वही है, घुमा फिरा के कितने पढ़ लो यार आप, है ना। तो 4 से 5 हजार क्वेश्चन ढंग से पढ़ लो, आपको डेफिनेटली वही क्वेश्चंस मिलेंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। कहाँ से पढ़ो, तो बुक अवेलेबल है भाई एप्लीकेशंस पर जाकर आप पढ़ सकते हो विद द सॉल्यूशन, हिंदी और इंग्लिश। ऐसे ही है सेम क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है बुक के हैं, ऐसा नहीं कि कहीं और से ले रखे हैं, ठीक है। हाँ रखे कहीं और से भी, मतलब कि बुकों में से, पुराने प्रीवियस ईयर के पेपर से, कुछ और बुक के रेफरेंस से, या अपने अनुभव से जो थोड़ा बहुत बदलाव करते हैं हम वो, ठीक है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट तो भाई बदलते नहीं, चाहे इस बुक के पढ़ लो, किसी बुक के पढ़ लो, सबके, ठीक है। हाँ लेकिन ये स्पेशल मैंने बनाई इसी तरीके से, क्योंकि काफ़ी बुकों के जो स्टैंडर्ड हैं वो कोई गेट लेवल का, कोई IAS लेवल का, तो वहाँ से भी क्वेश्चन अगर लिए तो हमने बहुत उसी लेवल के लिए जो आपके आते ही आते हैं, ठीक है। और जल्दी आपको टेस्ट सीरीज भी मिलने वाली है भाई, तो तैयार रहिएगा, आप कर पाओगे तो, ठीक है। एक 16 एम्पियर डिवाइड बिटवीन टू ब्रांच इन पैरेलल, 8 ओम 12 ओम करंट, ठीक है भाई। इसने बोला कि भाई 16 एम्पियर की करंट आ रही है, तो ये सवाल तो बहुत हल्का था, और लेकिन मैंने इसलिए ले लिया बेटा क्योंकि आपको बेसिकली पता होना चाहिए करंट डिवाइडिंग। तो एक है 8 ओम है और एक 12 ओम है, तो 8 ओम में कितनी जाएगी, तो करंट डिवाइडिंग रूल से निकाल रखा, टोटल करंट 16 इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस, मान लो मैं 8 ओम में निकाल रहा हूँ, तो 8 का अपोजिट जिसके साथ वो करंट शेयर कर रहा है 12, और सम ऑफ रेजिस्टेंस 12 और 8 20, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20,
और ये हो गया 12 चौक 48 बटे 5, 5 नम 45 बचे 3, 5 अंक 30, 9.6। ठीक है, तो इसने पूछा कि जिनका इतना है प्रत्येक शाखा में धारा कितनी होगी, तो 9.6 और आपके पास भाई दूसरी बची हुई इसमें से घटा दो 6.4 हो जाएगी। तो ऑप्शन बी में ही है ऐसा ऑप्शन, 9.6 और 6.4, तो बी इज अ राइट आंसर। ठीक है, अगर इसमें 9.6, 8 में 9.6 ही जाएगी, डेफिनेटली रेजिस्टेंस कम है तो उसमें करंट ज्यादा जाएगी जाएगी। क्लियर है, उसमें तो ज्यादा से ज्यादा जाएगी। चलिए, अच्छा वैसे ही वोल्टेज डिवाइडिंग रूल होता है, वो भी पढ़ा रखे भैया आपने, देखे हो तो। चलिए, अच्छा अब देखो, निम्नलिखित में से, ठीक है, कौन सा मटेरियल ऐसा है जिसका टेम्परेचर लगभग शून्य होता है। पूरा शून्य तो होता नहीं टेम्परेचर कोफिशिएंट, लेकिन लगभग होता है। ये रहता है भाई आपका, ये क्वेश्चन इसलिए है मैग्नीन। टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब हम चाहते हैं कि जब तापमान बढ़े तो उसके रेजिस्टेंस में कोई चेंज ना हो, तो इसलिए मैग्नीन हो गया, इन्हीं के हम रेजिस्टेंस भी बनाते हैं। क्लियर है भाई, इनके क्या बनाते हैं हम, रेजिस्टेंस भी बनाते हैं। चलिए, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। तो जो भी बच्चे देख रहे हैं, ठीक है भाई, क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो। ठीक है, और एप्लीकेशन पे कंप्लीट थ्योरी पढ़ा रखी है भाई मैंने, जाके चाहो तो कोर्स ले सकते हो आप जिन्होंने अभी तक नहीं लिया है। और साथ में ये बुक तो जरूर पढ़ लेना, चाहे इसमें हो चाहे एसएससी में, तो काम आएगी। यहाँ नहीं तो एसएससी में काम आएगी, इस और एनएचपीसी में काम आएगी, और जितना एग्जाम चल रहे हैं उनमें काम आएगी। जूनियर इंजीनियर के काफी एग्जाम होते हैं। ठीक है, हालांकि कंप्लीट वाली बुक दूंगा मैं, अभी कंप्लीट वाली बुक नहीं डाली है मैंने, क्योंकि उसमें मैंने क्वेश्चन ऐड करने हैं डिजिटल के, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के और मटेरियल्स के। ठीक है, बने रखे हैं, लेकिन अभी वो बस एक प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं डाले गए हैं। ठीक है, तो जल्दी मिलेंगे आपको, उसमें फिर सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा, तो फिर वो कंप्लीट जेई के लिए एक कंप्लीट बुक हो जाएगी आपके पास, फिर कोई भी एग्जाम हो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समांतर डीसी परिपथ दोनों के लिए सही है, विच ऑफ। ठीक है, एलिमेंट्स हैव इंडिविजुअल करंट। देखो भाई, इसने पूछा कि सीरीज और पैरेलल के लिए कौन सा कथन सही है। सब में अलग अलग करंट रहती है, नहीं, सीरीज में तो सेम रहती है। ठीक है, करंट आर एडिटिव, सीरीज में एडिटिव नहीं रहती करंट, ठीक है, सेम रहती है। वोल्टेज आर एडिटिव, सीरीज में एडिटिव रहती है लेकिन पैरेलल में एडिटिव नहीं रहती, पैरेलल में सेम रहती। पहले पावर आर एडिटिव, तो पावर चाहे सीरीज में हो पैरेलल में हो, ठीक है, ठीक है, तो दोनों ही वो रहती है सेम, पावर आर एडिटिव रहती है। ओके, एक सेकंड यार। हेलो, हेलो, अभी टाइम लगेगा, क्लास में हूँ मैं, फ्री होके करता हूँ कॉल है। नहीं नहीं आऊँगा। ठीक है भाई, तो पावर एडिटिव रहती है, यानी कि अगर एक, कहने का मतलब यह है कि भाई इस बल्ब में पावर आपके पास 5 वोट खपत हो रही है, और इस बल्ब में आपके पास 10 वोट खत्म हो रही है, खपत हो रही है, तो इन दोनों की पावर 15 वाट हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो यही कॉन्सेप्ट आपके पास पैरेलल में भी लगता है। तो 10 वाट अगर इसमें खपत हो रही है और 5 वाट इसमें, तो इसमें भी पावर आपके पास 15 वाट ही एडिटिव होगी। जबकि ऐसा केस सीरीज करंट और वोल्टेज के लिए नहीं लगता है। ठीक है, लेकिन पावर दोनों में ही एडिटिव रहती है, इसका मतलब ये था। यहाँ पे कोई दिक्कत भाई किसी बच्चे को? ठीक है, चलिए देखो, ये कल क्वेश्चन था, यहाँ से बात करते हैं हम। अब देखो, इसको याद करने की ट्रिक भी देखना, इससे क्वेश्चन आता ही आता है भाई। एक आइडियल वोल्टेज सोर्स शुड हैव, क्या होना चाहिए, वोल्टेज सोर्स है, करंट सोर्स है, इन दो का है। ठीक है, फिर वोल्ट मीटर है, एमीटर है, इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो मैं चारों केस को यहाँ पे स्टडी डिस्कस कर ले रहे हैं। एक होता है आपके पास करंट सोर्स, ठीक है, जिसको हम आई एस बोलते हैं। ओके, ठीक है, और इसका सिंबल रहता है इस प्रकार का। और एक रहता है आपके पास वोल्टेज सोर्स वी एस, ठीक है, जिसका सिंबल आपका
ठीक है, ये वाला हो जाता है आपके पास ना। ओके, फिर होता है आपके पास वोल्ट मीटर, ठीक है, जिसको सिंबल रहता है ये। ओके, फिर आ जाता है आपके पास एमीटर, जिसका सिंबल रहता है ये। याद रखना करंट सोर्स हमारा करंट सप्लाई करता है। तो अगर मैं दो चीजें हैं इसमें, एक प्रैक्टिकल और एक क्या होता है आइडियल। ठीक है, प्रैक्टिकल और आइडियल। कहाँ गए अब बी बी, चलिए हाँ, तो बी तो है लेकिन मैं बता रहा हूं और भी चीजें करनी है ना। ठीक है, इन चारों में से एक पक्का आएगा डेफिनेटली, और हर एग्जाम में मैंने आते देखा है भाई। ठीक है, हर एग्जाम में आता है, तो चारों का याद रखना। मुझे पता है कि करंट सोर्स क्या है, इसके हमेशा रहता है पैरेलल में रेजिस्टेंस इसका इंटरनल, और इसके साथ रहता है हमेशा सीरीज में इसका इंटरनल। ठीक है, ये लोड को पावर डिलीवर करेगा। तो करंट देखो, हमें करंट सोर्स का मतलब वो लोड को करंट देगा, वोल्टेज सोर्स का मतलब वो लोड को वोल्टेज देगा। तो करंट तभी संभव है जब इसमें कोई करंट ना जाए, और इसमें करंट तभी नहीं जाएगी जब ये करंट कहां नहीं जाते, जिसका रेजिस्टेंस बहुत हाई हो। अगर करंट सोर्स का रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा तो यानी कि इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई। आइडियल केस में हाई क्या हो सकता है, ज्यादा ज्यादा इंफिनिटी। तो अगर वो प्रैक्टिकल केस में पूछ रहा है और वहां पे इंफिनिटी मेंशन नहीं है, तो देन आप हाई बोलोगे। ठीक है, क्योंकि हाई की एक वैल्यू होगी, एक वैल्यू होगी डेफिनेटली। ठीक है, अगर वो आइडियल केस में पूछ रहा है तो इंफिनिटी बोल लो। ऐसे वोल्टेज सोर्स में हम लोड को वोल्टेज मिलेगी यहाँ पे VL, यहाँ पे करंट मिलती है आपके लोड को, लेकिन यहाँ पे क्या मिलेगी आपको, वोल्टेज। तो अगर यहाँ पे वोल्टेज मिल रही है भाई ज्यादा, कब ज्यादा मिलेगी, जब इसमें ड्रॉप कम हो। और ड्रॉप कब कम होगा, ड्रॉप होता है मेरे पास I इंटू आर, और आर जब मेरा कम होगा तो ड्रॉप ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, प्रैक्टिकली मिनिमम, प्रैक्टिकल के केस में, और आइडियली इसका जीरो, कम से कम इतना ही होता है, जीरो से तो छोटी वैल्यू नहीं होगी, है ना। फिर नेगेटिव में जाओगे आप, नेगेटिव बेटा वो नहीं होता, नेगेटिव का केस उल्टा होता है, बता भी रखा शायद तुम्हें। अब आते हैं इसमें, ये हो गया आपके पास करंट सोर्स का, ये वोल्टेज सोर्स का। अब वोल्ट मीटर जो कि वोल्टेज को मेजर करता है, प्रैक्टिकली इसका भी सेम क्या, वोल्ट मीटर का हमेशा हाई। ठीक है, यहाँ पे जस्ट इसका उल्टा, और क्योंकि ये किस में कनेक्ट होता है आपके पास, पैरेलल में, और आइडियली इन्फिनिटिव। एमीटर किस में कनेक्ट करते हैं इसको हम, सीरीज में, किस में, सीरीज में, ये भी आ जाता है। एमीटर करंट को मेजर करता है तो इसका हो जाएगा मिनिमम। इनका जस्ट उल्टा हो जाता है करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स में ना एक दूसरे का, और मिनिमम का मतलब इसमें जीरो। तो इन चारों में से आपके पास एक का इंटरनल रेजिस्टेंस पूछता ही पूछता है, और आता ही आता है भाई हर हाल में। क्लियर है, तो देख लो किसका पूछा, करंट सोर्स का। तो इसने क्या पूछा, आइडियल करंट पूछा, तो दैट मीन्स इसका इन्फिनिटी, इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, प्रैक्टिकल पूछ लेता तो मैं इसे मैक्सिमम बोल देता। ओके, अधिक से अधिक। चलो अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आता है भाई आपके पास। चलिए अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट इज, भी क्वेश्चन बहुत बार आता है, ये आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, क्योंकि वेक्टर होगी तो उसमें डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन इसमें कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, एक बता भी रखा मैंने, बेसिकली ये क्या है आपका, अलजेब्रा लॉ को भी फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, एंगल वैंगल का कोई मैटर नहीं करता, 5 एम्पियर इधर से आ रही, 3 एम्पियर चाहे किसी भी एंगल पे आ रही है, अगले उसमें 8 एम्पियर ही बनेगी। क्लियर है भाई। चलिए अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तापमान बढ़ने पर मेटेलिक कंडक्टर का जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब रो, रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होता है भाई, याद रखना है, ये भी बढ़ता है। रेजिस्टेंस तो बढ़ता बढ़ता है, लेकिन जो आपके स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है वो भी बढ़ता है, यानी कि जो रेजिस्टिविटी है वो भी चेंज होती है। नमस्ते सर भाई, नमस्ते। ठीक है, नमस्ते है, लेकिन आते हो आप बहुत देर में।
चलिए अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब आपके पास। अब देखो जैसे सवाल था ना आपके पास, मैंने सवाल थोड़ा सा बदल दिया है। इलेक्ट्रॉन करंट, इलेक्ट्रॉन करंट ऑलवेज फ्लो इन द डायरेक्शन, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है वो हमेशा आपके पास करंट की अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ सेम इलेक्ट्रॉन इंडिपेंडेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। ठीक है, अब देखो इसने इलेक्ट्रॉन करंट जो है हमेशा किसमें, डायरेक्शन ऑफ एज इलेक्ट्रॉन। मैंने दो करंट बता रखी है, एक कन्वेंशनल करंट, एक इलेक्ट्रॉन की करंट। तो इलेक्ट्रॉन करंट कन्वेंशनल करंट के अपोजिट होती है, लेकिन इसमें कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं है, तो हम ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पहले क्वेश्चन में मैंने डिटेल में बता रखा है भाई आपके पास। चलिए भाई, एक ये सवाल भी बहुत आता है आपके पास टेम्परेचर इफेक्ट वाले। ठीक है, तो टेम्परेचर इफेक्ट वाले भी मैंने क्वेश्चन इसमें डाल दिए हैं भाई। सारे क्वेश्चन हैं बुक में अवेलेबल है भाई। ठीक है, तो जो ढंग से जॉब से भी आया हूँ सर, अच्छा मेहनत करनी पड़ी थी यार, जॉब के आने के बाद तो हिम्मत है तुम्हारी, पढ़ लेते हो। तो जो भी इन मतलब कि खाली ये नहीं है, वहाँ पे क्वेश्चन और मिलेंगे। टोटल मिला के मैं बता दूँ उसमें लगभग 250 क्वेश्चन है बेसिक कॉन्सेप्ट में। और क्वेश्चन में डालता रहता हूँ, बढ़ाता रहता हूँ, उसमें जो अच्छा क्वेश्चन आता है ना बना के डाल देता हूँ। ठीक है, तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना रखे हैं, अलग अलग जगह से ले रखे हैं, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं या कहीं ना कहीं जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन हमने इसमें डाल रखे हैं। तो प्रैक्टिस के लिए एक बार वो बुक सोल्व जरूर कर लेना। ठीक है, और थ्योरी पढ़नी है तो भाई कोर्स में एनरोल हो सकते हो। इसमें बोला है कि इफ ए कंडक्टर रेजिस्टेंस 10 ओम, ठीक है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, टेम्परेचर कोफिशिएंट इतना है, व्हाट इज द 50 डिग्री पर। ठीक है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस 50 डिग्री। तो भाई 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका 10 ओम है, और टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना है इसका, इतना है। तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसने क्या पूछा है आपके पास, रेजिस्टेंस क्या होगा। बताओ भाई, कौन बच्चा बताएगा इसका। देखो भाई, एक है आपके पास टेम्परेचर कोफिशिएंट दे रखा है इसने, तो मुझे पता है कि R2 इजकल टू, या तो मैं इसका आर नोट निकाल दूं। ठीक है, आर नोट किससे निकलेगा आपके पास, आर नोट निकल जाएगा आपके पास, R2 इजकल टू हो जाएगा आपके पास R1 1 प्लस के, सॉरी आर नोट 1 प्लस के T2। ठीक है भाई, अब इक्वेशंस मेरे को, और R1 इजकल टू हो जाएगा आर नोट 1 प्लस के अल्फा नोट T1। ठीक है, तो इसने T2 पूछा है एक्चुअल में। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन बनेगी आपके पास क्या था, अल्फा नॉट, इसमें T2 कितना है, एक डायरेक्ट इक्वेशन। चलो देखो भाई, ये इक्वेशन आपको पता है, अल्फा नोट था हमने पढ़ा था, R2 माइनस के R1 था, और फिर था R1 इंटू T2, और माइनस के R2 इंटू T1। यहां से ये चीजें थी। अब हमारे पास देखना क्या है, ये तो इसने R1 दे दिया है और ये T1 दे दिया है, ये अल्फा नोट टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है, आपके पास दे दिया, और तापमान गुणा कितने डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, और ये हो गया आपके पास, हो तो जाएगा। मैं सोच रहा है इसका कोई शॉर्टकट तरीका ना, क्योंकि वहां पे समय बहुत ज़्यादा लगेगा, इस तरीके से जाएंगे तो। व्हाट इज द, फिर इसने दे दिया है T2, और इसने R2 बेसिकली पूछा है। ठीक है, तो R2 का एक फॉर्मूला था, ध्यान नहीं आ रहा है, देखो क्या होगा, R2 आई थिंक R2 इजकल टू R1 1 प्लस के अल्फा 1 डेल T। इससे आ रहा है, क्योंकि इस वाले से थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा ये। किसी बच्चे ने जवाब तो दे दिया आपने, बिल्कुल सही जवाब तो मुझे पता है, जवाब मेरे को भी पता है, यही है। ठीक है, तो चल करके देखता हूं मैं। R2 इजकल टू, R2 निकालना, R1 कितना था हमारे पास भाई, R1 था
कहाँ है भाई 10, और 1 प्लस के अल्फा 0.004, और डेल्टा का मतलब T2 माइनस T1, T2 मतलब 50 माइनस के T1 20। ठीक है भाई, तो 10 1 प्लस के 0.004 और ये 30, 3 चौक 12, और 3 चौक ये हो गया आपके पास 10, 1 प्लस के 120 और पॉइंट, ठीक है, ये हो गया आपके पास 1.120 और इंटू 10, तो 11.2। ठीक है, ओके। देखो डायरेक्ट ऐसा केस आ जाए तो फॉर्मूला ये रहता है आपके पास, ये कब केस में रहता है, लेकिन जब मैं बता दूं बहुत सारे केस बनते हैं, मैंने बता भी रखा है यार आपको ना, जब अगर आपने थ्योरी लेक्चर देख रखा है तो मैंने बता रखा है ये वाला कहाँ पे लगेगा, ठीक है, और ये वाला कहाँ पे लगेगा। जब इसमें टेम्परेचर आपके पास T2, तो या तो मैं ही ड्राइव करके निकाल लूँ, थोड़ा समय लग जाता है, ठीक है, या तो डायरेक्ट याद रहे बस, हाँ डेरिवेशन करो तो फिर आ जाता है दिमाग में ना, ठीक है। तो ये हो गया 11.2, तो डायरेक्ट इससे निकाल लो, इससे भी निकल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी फिर इसमें आर्ट इनकी वो करनी पड़ेगी आप लोगों को ना, चीज़ें वो करनी पड़ेगी आपको, लेंथी प्रोसेस हो जाएगी। चलो देखो जैसे यही है, ये सवाल भी है सेम ऐसा ही सवाल है ना, ये वाला उससे हो जाएगा, ठीक है। इसने बोला है कि एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या है 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर भाई क्या है 5 ओम है, तो यानी कि इसने R1 दे दिया है और ये T1 दे दिया है, और ये क्या है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 6 है यानी कि R2 है, और ये T2 है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड की गणना कीजिए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर यानी कि R0 निकालना है हमने। तो बेसिकली R0 निकालने के लिए अल्फा नोट निकालेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा R2 माइनस के R1 इंटू R1 इंटू T2 माइनस के R2 इंटू T1, ठीक है। R2 का मतलब हो गया आपके पास भाई सिंपल सी बात है, कितना था 6 माइनस के 5, और R1 कितना है आपके पास 5 गुना कितना हो गया 5 गुना क्या है T2 यानी कि 100, और माइनस के ये क्या है R2 6 गुना 50, तो हो गया 500 300 200 1/200, 1/200, तो ये क्या आ गया आपके पास अल्फा नोट, ठीक है। और हमने क्या पढ़ रखा आर नोट क्या होता है आपके पास क्या बोलते हैं, अब यहाँ से निकालना पड़ेगा मेरे को, ये तो अल्फा नोट आ गया ना, तो इसने क्या है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो हमने पढ़ा है R1 इजकल टू आर नोट 1 प्लस के अल्फा नोट T1, तो यहाँ से आर नोट आ जाएगा आपके पास R1 1 प्लस के अल्फा नोट T1, ठीक है। तो R1 की वैल्यू देखना भाई कितनी है आपके पास, कहाँ है R1, R1 तो था हमारे पास 5 था ना, ओके 5 था, और ये हो गया 1 प्लस के अल्फा नोट 1/200 और इंटू T1 लेंगे हम, R1 ले रहे तो T1 यानी कि 50, 5 चौक 20 1/4, ठीक है। तो 1/4, 4 ही कम 4 और 4 और 1 5, तो बेसिकली ये हो गया आपके पास, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ 5/4, 4 ऊपर 5 से 5 कैंसिल, तो 4 ओम आंसर आ जाएगा। देखो यार आंसर तो मुझे पता था 4 ओम आएगा इसका, ठीक है। कॉस्टली फी दैट्स आई डजंट फिल द फॉर्म, देखो जिन्होंने किया अब क्या कहते हैं यार वो सभी के लिए है ना, लेकिन एक ये प्लस पॉइंट हो सकता है काफी कम लोगों ने किया हो शायद इसी वजह से, ठीक है। देख रहे यार कितनी गरीबी है इंडिया में, मतलब 2500 रुपये भी बच्चों के लिए कितना मतलब हार्ड वर्किंग है, तो पढ़ाई कैसे करते होंगे, तभी तो कहते हैं भारत एक गरीब देश है, मतलब अमीर है लेकिन लिमिटेड आदमियों के लिए। आपको तो पता ही होगा कितने 50% संपत्ति पूरी दुनिया की भारत के 10% लोगों के पास है, एक सर्वे आया था ना, तो मतलब बहुत चीज़ें हैं, मतलब ऐसे रूल रेगुलेशन होने चाहिए कि हद से ज़्यादा संपत्ति भी नहीं होनी चाहिए किसी के पास, ठीक है। हाँ मतलब इक्वलिटी हर जगह रहनी चाहिए,
चलिए अच्छा, अब आ जाते हैं इसके पास। इसने देखो भाई एक सवाल ये भी आता है आपके पास, इसने बोला कि भाई आपके पास एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है आपके पास स्पेसिफिक मैन ऑफ कॉपर रेजिस्टेंस 4 मिली ओम है, इट्स टेम्परेचर कोफिशिएंट इतना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 70 डिग्री। तो यानी कि इसने R70 पे पूछा है, सिंपल सी बात है, तो R0 1 प्लस के अल्फा नोट T70 कर दो आप, है ना, या T1 ले लो आपके वट। तो R70, R0 की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई इसने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 4, 1 प्लस के अल्फा नोट 235 34.5 और बेटा इंटू 70 कर दो यार, कर लेना सॉल्व ना, जो भी आएगा इसका, ठीक है, जो भी आएगा। तो इसने बस 0 पे दे रखा था, उसने 70 पे पूछा है, टेम्परेचर कोफिशिएंट दे रखा है, वैल्यू पुट करनी, निकालना है। तो इस पे टेम्परेचर कोफिशिएंट पे सवाल आते ही आते हैं भाई। चलिए अच्छा, ये इंटरेस्टिंग सवाल है, इस पे हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ये डायरेक्ट मैंने बुक का ही स्क्रीनशॉट ले रखा है ना। मैं डायग्राम कैसे बनाता हूँ, है ना। तो चलिए एक बच्चे मान लें 4 पॉइंट, जो भी है कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप। पॉपुलेशन ज़्यादा है, पॉपुलेशन तो देखो चाइना की भी ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन उन्होंने अपने आप को डेवलप किया है, और बहुत सारे फैक्टर है खैर, मेरी नज़र में एक ही फैक्टर है, वो है करप्शन, ठीक है, और कोई कारण नहीं है। करप्शन, दूसरा एजुकेशन। एजुकेशन किसी भी कंट्री की बहुत बैकबोन होती है, क्योंकि एजुकेशन से ही इंसान कैसा होगा ये चीज़ें मैटर करता है। वो कैसे खाएगा, कैसे पिएगा, कैसे रहेगा, कैसा उड़ेगा, कैसे पहनेगा, कैसी बोलचाल करेगा, और किस तरीके की वो थिंकिंग प्रोसेस रखेगा, ये सारी चीज़ एक ही चीज़ के ऊपर निर्भर करती है, वो है एजुकेशन। तो जिस जगह एजुकेशन सिस्टम अच्छा है वो देश वाकई डेवलप है, अच्छा है, करेगा, है ना। किसी भी चीज़ में ले लो, यहाँ तो लोग जाति धर्म में ही लड़ने से भी वो नहीं आते, है ना। उन्हें सही गलत दिखता ही नहीं, अगर वो उनकी जाति या उनके धर्म का है तो चाहे गलत है तो सही है। तो ये लोगों को थोड़ा सोचना पड़ेगा इस चीज़ के लिए ना, अंधे हो जाते हैं लोग इसमें, कहते नहीं, सोचने समझने की क्षमता खत्म कर देते हैं, धर्म वगैरह, जाति वगैरह, ये सब चीज़ें ना। चलिए अच्छा, कहीं पढ़ा था अगर आप अच्छे इंसान बन जाओगे तो आप अच्छे सब कुछ बन जाओगे। सर इंडिया का लिटरेसी रेट क्या है, आई थिंक 70 समथिंग था यार, 73, 2011 की जनगणना में पढ़ा पड़ा था, अब तो ध्यान नहीं है, लेकिन हाँ 70 और 75 के बीच में था, 75 भी नहीं था शायद, ठीक है। लेकिन इंडिया में आपको ये देखना पड़ेगा, लिटरेसी रेट जानते हो तुम इंडिया में पढ़ा लिखा किसको माना जाता है, जो पढ़ सकता है और जो लिख सकता है उसे हम पढ़ा लिखा मानते हैं। ऐसा कोई स्पेसिफाइड टेस्ट नहीं होता इसके लिए कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तो डिग्रियां भी बीटेक एमटेक की लेके बहुत घूम रहे हैं, लेकिन उन्हें मजाक नहीं कर रहा मैं, अगर वो कितने सारे स्टूडेंट ऐसे हैं और काफ़ी ऐसे होंगे कि जिनके पास डिग्रियां डिप्लोमा सब होगा, ठीक है, लेकिन उन्हें बेसिक सी डेफिनेशन भी नहीं आती होगी अपने, जिसमें उन्होंने 3 या 4 साल बिताए हैं। तो आप उस चीज़ को वो नहीं बोल सकते, आपको पता आजकल इंजीनियरिंग कॉलेजों के क्या हाल है, ठीक है। तो ये भी पैरामीटर तय करने पड़ेंगे ना आपको कि किसको पढ़ा लिखा मान रहे हैं। चलिए खैर, आज लीग सेट की बात हो गई, ये बातें ऑफलाइन में ज़्यादा होती थी पहले, अब तो ऑफलाइन वैसे ही हो गया यार हमारा थोड़ा। चलो अच्छा, ये क्वेश्चन आया आपके पास, इसने पूछा कि देखो अल्फा नोट का मान बताइए भाई। अल्फा नोट देखो सिंपल सा है, इसको ऐसे रिलेट करते हैं, इसने ये डायग्राम दे दिया है, ये 30 में 45 डिग्री है, ठीक है, ओके। अल्फा नोट की वैल्यू पूछी इसने, यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट पूछा है। अब देखो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, ये पढ़ा था हमने, आर टी माइनस के आर नोट 1 प्लस के, ये पढ़ते हैं ना। और बेसिकली देखा जाए तो ये आ जाता है आपके पास आर नोट अल्फा नोट टी, ठीक है। यहीं से निकालते हैं हम, अगर मैं अल्फा नोट की वैल्यू निकालता हूँ तो आर टी माइनस के ये इधर आ जाता है, पढ़ रखा हमने, और ये हो गया भाई आपके पास। चलो अच्छा, देखते हैं ये क्या क्या चीज़ें हैं। ये आर टी माइनस आर नोट, बेसिकली अगर ये टी होता है टेम्परेचर तो ये हो गया आपके पास आर टी, ठीक है। और अगर आर जीरो की बात करें हम, आर जीरो
0 पे ये रहा R0। तो बेसिकली अगर मैं इन दो का डिफरेंस निकाल दूं तो ये क्या हो गया, RT माइनस के R0, ये हो गया है आपके पास। और T तो ये है ही आपके पास 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं भाई, यहाँ पर जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है बेसिकली किस चीज को रिप्रेजेंट करता है आपके पास, ये और आपके पास ये R0 है, ठीक है, और ये टाइम है। तो बेसिकली अगर मैं इसको A मान लूं और इसको B मान लूं और इसको C मान लूं, तो बेसिकली भाई अगर मैं यहां से स्लोप निकाल लूं, ठीक है, तो यहां से देखना ये RT माइनस के R0 अपॉन के, ये क्या है बेस लेंथ T, ये क्या हो गया आपके पास, स्लोप ही तो हो गया है, जिसको किससे भी डिफाइन करते हो, स्लोप किससे निकालते हो, tan थीटा से निकालते हो, ठीक है। यहां पे बस एक R0 एक्स्ट्रा है और तो कुछ नहीं है, एक्स्ट्रा है। तो साफ पता चल रहा है मेरे को tan 45 इजकल टू, मैं मतलब कि मैं बता रहा हूं उसमें जाने की जरूरत, tan 45 इजकल टू क्या ये हो सकता है, RT माइनस के R0 अपॉन के, यानी कि इसको मैं डायरेक्ट लिख दूं, ये लिख सकता हूं AB अपॉन के BC, ठीक है। और ये इस वाले इतने की वैल्यू है, और इसमें तो मुझे पता है कि ये R0 से इंटू कर दूं, तो बेसिकली क्या आ गया आपके पास, अल्फा नोट ये आ गया। इसकी वैल्यू क्या है पूरे की, इसकी वैल्यू तो आपके पास tan 45 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, 1 R0 की वैल्यू 30 रख दी और इसकी वैल्यू 1, तो 1/30 होगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट 1 अपॉन के 30 होगा। क्लियर है भाई, किसी बच्चे को कोई दिक्कत, ठीक है। कुछ नहीं किया, बस मैंने इसकी वैल्यू निकाल दी बस, और कुछ नहीं। इसकी वैल्यू 1 है हमारे पास, RT माइनस R0 1 अपॉन के R0 को तो एज इट इज रखा है, ये मैंने यहां से निकाल दिया इसकी सहायता से। क्लियर है, इसलिए इसको बोलते भी हम स्लोप अपॉन के क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, ठीक है। कोई दिक्कत, ये हो गया आपके पास। टेम्परेचर कोफिशिएंट आपका भाई जगह जगह पे चेंज होता रहता है, तो ऐसे ही यहां पे निकाल दिया हमने 1/30। अलग अलग टेम्परेचर पे टेम्परेचर कोफिशिएंट अलग अलग रहता है, ध्यान रखना, रेजिस्टेंस वाले उसमें पढ़ा रखा है मैंने। नेक्स्ट है आपके पास, इसी इसका संदर्भ लेते हुए R40 की वैल्यू बताओ। तो अब इसने क्या बोल दिया भाई, 40 डिग्री सेंट, R40 का मतलब 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे बताओ, तो क्या होता है ये है, निकाल दो आप T40 पे। तो R0 तो हमने निकाल रखा है कितना है, देखो ये देखा 0 डिग्री पे 30, ठीक है, और 1 प्लस के अल्फा नोट 1/30 है, और इंटू 40 कर दो, इससे 0 4/3, ठीक है। तो 30 गुना बेसिकली 3 एकम 3, ये कितना हो गया, 3 एकम 3 और 3 और 4 7, 7/3, 3 दशम वो बेसिकली 70 ओम। तो यानी कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे 70 ओम होगा। इसने यहाँ की वैल्यू पूछ ली इसने, ठीक है, बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे पूछा है, इसे बता दो पहले 0 इतना, तो इस पे बता दो, यहाँ से निकाल लिया आपने, टेम्परेचर कोफिशिएंट आपने निकाल लिया, इसने दिया नहीं तो। क्लियर है भाई। अब देखो भाई, सेम एज इट इज इसने, अब क्या है, अब तक तो हमने देखा था 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर कोफिशिएंट निकालते हुए, ठीक है। कभी कभी इस पे भी आ जाता है, आता तो रेयर है लेकिन कभी कभी आ जाता है भाई क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्या आता है। अब इसने पूछा कि अल्फा 40, तो जब भी हम अलग अलग उस पर निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला रहता है अल्फा नोट 1 प्लस के, क्या था यार, अल्फा नोट इंटू जो टेम्परेचर है टी मतलब यानी कि T40। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट है आपके पास, ये हो जाएगा बेटा आपके पास 0 पे कितना था, 1/30, और वैसे 40 से पूछा ना, डायरेक्ट भी तरीका 40 ऐड कर दो 70 ही आएगा, देख लेना तुम, ठीक है। तो ये था 1/30, और ये हो गया 1 प्लस के अल्फा नोट 1/30 और इंटू 40, इससे कट गया 4/3, अभी तो सोल्व किया हमने, 1/30 और बटे ये हो गया आपके पास 3 एकम 3 और 4 7/30, 3.30 और 1/70। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे कि भाई इसमें हमने निकाला, इसमें इसने क्या पूछा, इसी में हमने निकाल दिया, अभी इससे क्या निकाला, अल्फा नोट की वैल्यू निकाल ली थी जो कि थी 1/30,
उसने बोला अल्फा 40 बता दो, तो कुछ नहीं करना था तुम्हें, प्लस 40 ऐड करना था, उससे भी आ जाता है, तो 1/70 होना था बस। क्लियर है? तो 1/70 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। शॉर्टकट भी, फॉर्मूला ना भी लगाओ तो सेम एज इट इज देखो ऐसे ही है। अब इसमें मैं वो नहीं लगाने का, फॉर्मूला लगा सकते हो आप वही, ठीक है, लेकिन मैं लेके जा रहा हूँ सीधा उस पे, बस क्वेश्चन पे ना, डायरेक्ट थ्योरी में बता रखे। अब देखो इसने बोला कि अल्फा 0 की वैल्यू कितनी है, 1/36 है, तो इसने अल्फा 18 की पूछ ली, यानी कि 18 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, कुछ नहीं करना, 1/36 236 प्लस के 18 कर दो, क्योंकि कैलकुलेशन भी करोगे ना ये वाला फॉर्मूला लगा के आप, तो वही आएगा, करके देख लेना, चाहे मैं जाता ही नहीं उस पर, ठीक है। 1/236 होगा, 1 प्लस 1 समथिंग 236 आएगा, मैंने करके देख रखी है, आप भी करके देखोगे तो वही आएगा। तो फिर 236 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, 18 और 36 54, तो 254। क्लियर है भाई? ये बढ़ने का था, ठीक है, एक आधा और नहीं था क्या, एक घटने का भी ऐसे ही होता है। क्लियर है? चलिए वो इसमें नहीं है। अगर मान लो 36 दे देता और 0 पे पूछता तो उतने ही घटा भी दो, बात एक ही है, ठीक है। बेटा क्लास तो कंटिन्यू है ही है, लेकिन मैं पहले ही बता दूं, प्रैक्टिस करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे और करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप रेजिस्टेंस वाला लेक्चर देखोगे और देन इसको करोगे, मैं पूरे भरोसे के साथ 200% भरोसा है मेरा कि जब आप वो ये क्वेश्चन करोगे, क्योंकि ये मैंने प्रैक्टिस में भी करा रखे क्वेश्चन, प्रैक्टिस में भी इसी टाइप के है, बस आपके पास जो आएगी वैल्यूज चेंज होके आएगी, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा भाई। क्लियर है? तो चलिए, और जो भी बच्चे हमारे क्लास को देख रहे हैं, क्लास को लाइक और शेयर कर लो, साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना, और जो इलेक्ट्रिकल का चैनल है वो मेक इट इजी स्किल्स इलेक्ट्रिकल के नाम से है, उसमें नीचे जाके आपको डिटेल में मिल जाएगा, नीचे जाओगे तो पता चल जाएगा। अगर कोई बच्चा यहाँ इलेक्ट्रिकल का है तो उस वाले चैनल को ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल की रेगुलर क्लासेज वहीं पर चलती हैं। दूसरा भाई, फुल कोर्स जो है आपका अवेलेबल है हमारे ऐप पर, ऐप के लिंक पे आपको कोर्स मिल जाएगा, और प्रैक्टिस करने के लिए बुक मिल जाएगी। बुक को जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, चाहे आप कोर्स कहीं से भी ले रखा हो आपने, बहुत से होते हैं, तो उसमें अच्छे क्वेश्चन डिजाइन कर रखे हैं, आप लोगों के हिसाब के हैं, ठीक है। तो चलिए आज क्लास में इतना ही, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। क्लास को लाइक और शेयर करना ना भूले। कल नए चैप्टर के साथ आएंगे, उसमें डीसी सर्किट थ्योरम्स वगैरह करेंगे, उसके बेहतरीन सवाल करेंगे। तो ये क्वेश्चन के निचोड़ इसी तरीके से कराऊंगा कि आप क्वेश्चन कर पाओ वहाँ पे, बट कंटिन्यू आपको देखना पड़ेगा सर, ठीक है। अच्छा ठीक है, ले रखा है तो बहुत अच्छी बात है बेटा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ रही होगी, और किसी को कोई दिक्कत हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कोई लेक्चर समझ में नहीं आया, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं दोबारा बना दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कि दूसरे तरीके से पढ़ाएंगे, ओके, ठीक है। चलिए, अच्छा, तो सभी को गुड नाइट, ऑल द वेरी बेस्ट।